हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 5 नवंबर और हम 5 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। हाल ही में भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो ये संभाला है उप एडमिरल बी शिव कुमार ने। किसने संभाला है? उप एडमिरल बी शिव कुमार ने। और इन्होंने किसका पद लिया है? ये किन की जगह लिए? तो ये लिए उप एडमिरल किरण देशमुख की। उप प्रमुख एडमिरल शिव कुमार एवीएसएम और वीएसएम ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है और उन्होंने उप एडमिरल किरण देशमुख का स्थान लिया है। बात करें बी शिव कुमार के बारे में, तो ये शिव कुमार 70 में एनडीए कोर्स के पूर्व छात्र हैं और 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में इलेक्ट्रिक ऑफिसर के रूप में कमीशन हुए थे और 38 वर्षों के लंबे सेवा काल में उन्होंने युद्धपोत प्रणालियों, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, नौसैनिक डाक यार्डों और रणनीतिक अधिग्रहण कार्यक्रमों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक भी दिया गया है और विशिष्ट सेवा पदक भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है। हाल ही में किस संगठन ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है। तो ये की है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने। किसने की है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में व्यापक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की और इस योजना की घोषणा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की है और 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस के दौरान की गई थी। इस योजना की जो अवधि है वो 6 माह की अवधि 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी, जिसके तहत नियोक्ता स्वेच्छा से उन कर्मचारियों की घोषणा कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से वंचित रहे थे। ये पहल सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य की दिशा में एक बढ़ता कदम है जो स्वैच्छिक अनुपालना को बढ़ावा देते हुए दंड माफी और सरलीकरण प्रक्रिया को प्रदान करती है। बात करें कर्मचारी नामांकन योजना 2025 के बारे में, तो इस योजना के अंतर्गत नियोक्ता को अवसर दिया जाता है कि उन पात्र कर्मचारियों का नामांकन नियमित करें जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था और यदि कर्मचारियों का अंशदान पहले नहीं कटा गया है तो उनका भुगतान करने से छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगाबिल झील जो चर्चा में रही है अभी हाल ही में, जो रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, ये किस राज्य के अंदर स्थित है? गोगाबिल झील जो रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है, तो ये किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये है बिहार राज्य के अंदर। किस राज्य में है? बिहार राज्य के अंदर। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया और ये गंगा पार के मैदानों में स्थित है और एक गौमुख प्रकार की आर्द्र भूमि है और ये झील उत्तर पूर्व में महानंदा नदी और दक्षिण में गंगा नदी से बहती है और इसे बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बिहार की गोगाबिल झील देश की 94वीं रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है और जो रामसर का कन्वेंशन है वो 1971 में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड की सुरक्षा हेतु शुरू हुआ था। तो ये कौन सी भी बन गई है? तो ये बन गई है 94वीं। कहाँ है? बिहार के अंदर। कौन सी है? गोगाबिल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने फाइनल मैच में किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये जीता है दक्षिणी अफ्रीका को। किसको हराकर जीता है? दक्षिणी अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी में जो महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025
का खिताब जीता है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ये अपना पहला महिला वर्ल्ड कप जीता है। भारत और श्रीलंका द्वारा ये होस्ट किया गया था। ये 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक, जिसमें 10 टीमें शामिल हुई थी। और इसका जो फाइनल मैच है वो नई मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम के अंदर हुआ था। 2025 में ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण था। 2005 से लेकर 2017 के फाइनल हारने के बाद ये उनकी पहली जीत है। भारतीय टीम की जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी, और दक्षिणी अफ्रीकी टीम की कप्तान थी वो लॉरा वॉलवाइट थी। भारत ने 60 विकेट खोकर 298 रन बनाए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और इस मैच के अंदर जो फाइनल मैच हुआ था, इसमें प्लेयर ऑफ द जो मैच है वो शेफाली वर्मा को दिया गया था। और महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी है। ये आने वाले रेलवे के हर एग्ज़ाम के अंदर ALP RRB जो ग्रुप D की एग्ज़ाम है और NTPC सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेटर केन विलियम्स ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। किस देश के क्रिकेटर केन विलियम्स ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है? तो ये है न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केन विलियम न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान भी रहे, और वे टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। विलियम्स ने आखिरी बार 2024 के T20 वर्ल्ड कप में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, और उन्होंने 2011 के इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था, और कुल 93 T20 मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया, और 75 मैचों में उन्होंने कप्तानी भी की है। और T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी ये न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान विलियम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसमें तुतनखामेन की 3000 वर्ष पुरानी कब्र और 7000 वर्षों की 50,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ है। तो ये किस देश के अंदर है? तो ये है मिस्र के अंदर। किस देश में है? मिस्र के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम जो गीजा के पिरामिडों के पास है, और इसे बनाने में करीब $1 अरब से ज़्यादा की लागत आई थी। राष्ट्रपति आब्देल फताह अल सीसी के साथ दुनिया के कई देशों के जो नेता है उद्घाटन के अंदर शामिल हुए थे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बॉय किंग तुतनखामेन की कब्र है, और 1922 के अंदर जो ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कॉर्टर ने इस कब्र की खोज की थी। इसके अंदर 9 साल की उम्र में मिस्र की सतह पर काबिज हो गया था, और 18 से 19 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसका जो शासनकाल है वो 1332 ईस्वी से 1323 ईसा पूर्व था। और ये जो कब्र है वो लगभग 3000 वर्ष तक छुपी रही, क्योंकि चट्टानों और मलबे के अंदर ढक दिया गया था। तो अब ये पर्यटन के लिए खोल दिया गया है, और इसके अंदर 12 प्रमुख जो गैलरियाँ बनी हुई है, और थीम के जो इसके इतिहास को युग और थीम के आधार पर प्रस्तुत कई वस्तुएं जो पुराने मिस्र संग्रहालय काहिरा तहरीर चौक में लाई गई है, जबकि कुछ हाल ही में सक्कारा नेक्रोपोलिस सहित प्राचीन कब्रिस्तानों में खुदाई के अंदर मिली है। म्यूजियम का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग मीटर है, और इसमें पिरामिड का आकार है, तो विशाल दरवाज़ा बनाया गया है। और इसके अंदर 1992 के अंदर इसका ऐलान हुआ था, लेकिन 2005 के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और इसके अंदर जो सांस्कृतिक जो प्रभाव की बात करें, तो प्राचीन मिस्र सभ्यता का सबसे बड़ा जो भंडार तुतनखामेन को म्यूजियम का मास्टरपीस बताते हुए जाई हवास जो पूर्व एंटिविटी मंत्री ने कहा है कि यह म्यूजियम इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर मिस्र सरकार ने मानव संस्कृति की असाधारण घटना मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जल लेट्यूस संक्रमण के कारण चर्चा में रही
सुचिलताल झील जो झील है वो किस देश में स्थित है? हाल ही में जल लेट्यूस संक्रमण के कारण चर्चा में रही सुचिलताल झील किस देश के अंदर स्थित है? तो ये है अल सल्वाडोर के अंदर। कहाँ स्थित है? अल सल्वाडोर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल सल्वाडोर की सुचिटलान जो झील है, ये जो आक्रामक जलीय लेट्यूस की तेजी से फैलने के कारण संकट का सामना कर रही है। और ये जो झील है अल सल्वाडोर के अंदर स्थित है, वो जलीय लेट्यूस एक बारहमासी मुक्त रूप से तैरने वाला जलीय खरपतवार है जो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। और इसे जलीय पत्ता गोभी, नील पत्ता गोभी या सेल्फ फ्लावर भी कहा जाता है। इस पौधे में लेट्यूस जैसी पत्तियां होती हैं और जिनकी लंबी पंखदार सफ़ेद रंग से भूरे रंग की जो जड़ें नीचे लटकती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? तो ये करेगा तालिबान। कौन करेगा? तालिबान। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार अफगानिस्तान भारत में अपना आधिकारिक राजनीति नियुक्त करेगा, जो दोनों देशों के बीच भारत तालिबान कूटनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण है। और ये निर्णय अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली यात्रा के बाद आया था। और तालिबान द्वारा नई दिल्ली के राजनीति भेजने का निर्णय 2021 सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार औपचारिक कूटनीति के पहल है। और इसके अंदर जो आधिकारिक मान्यता तो नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मानवीय और तकनीकी संपर्क बनाए रखने के लिए। और इसके अंदर जो खाद्य और चिकित्सा सहायता और काबुल में तकनीकी मिशन की पुनः स्थापना, इस प्रकार के मुद्दों पर बात की गई है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए पंजाब पुलिस ने साइबर जागो पहल की शुरुआत की थी। और दुनिया का सबसे बड़ा कीट हेडलेस मोथ हाल ही में कर्नाटक राज्य के अंदर पाया गया है। भारत ने इंग्लैंड देश को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात किया है। और $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी एनवीडिया बन गई है। और यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ शहर को शामिल किया गया है। और हाल ही में जो राजकुमार अरोड़ा है उनको वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत देश ने देश की पहली पूर्णतः डिजिटल मत्स्य जनगणना शुरू की है। और जनजातीय गौरव जो पखवाड़ा है 1 से 15 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा। और भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो इलमपर्ती AR बने हैं। और केरल राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही के अंदर भारत में LVM-3 और M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉन्सेप्ट CMS-03 का प्रक्षेपण किया गया है। और हाल ही में चीन देश ने 4 चुओं के साथ देश का सबसे युवा एस्ट्रोनॉट सेंजो 21 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रेषित किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।